हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या आर एन और कक्षीय चाल वी एन का सूत्र व्युत्पन्न कर लिया था। और इसके लिए हमने बोर की दो परिकल्पनाएं काम में ली थी, प्रथम परिकल्पना और द्वितीय परिकल्पना। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि बोर की तीनों परिकल्पनाएं याद होनी चाहिए। तो बोर की प्रथम परिकल्पना क्या होती है कि जो इलेक्ट्रॉन की वर्ताकार कक्षा के लिए जो आवश्यक जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो कूलाम आकर्षण बल के बराबर होता है। कि अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, एम वी स्क्वायर पोन आर। वो कूलाम आकर्षण बल क्या होता है, के जेड स्क्वायर पोन में आर स्क्वायर। तो यहाँ से अपन एम वी स्क्वायर इक्वल टू जो आर से आर कट जाएगा, तो एम वी स्क्वायर इक्वल टू बच जाएगा के जेड स्क्वायर पोन आर। फिर बोर की द्वितीय परिकल्पना क्या होती है, तो एल बराबर एम वी आर बराबर एन एच पॉइंट टू पाई। जो कोणीय संवेग होता है वो एच पॉइंट टू पाई का पूर्ण गुणज होता है। फिर तृतीय परिकल्पना क्या होती है कि ई एन टू माइनस ई एन वन बराबर एच न्यू। ठीक है। अब देखो, तो उसके लिए हमने जो एनवी कक्षा की त्रिज्या जो आर एन है, इलेक्ट्रॉन की एनवी कक्षा की त्रिज्या आर एन, उसका मान हमने निकाल लिया था। उसका मान क्या था, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर पाई एम स्क्वायर। तो ये नियतांक जो वो आपको याद होना चाहिए। नियतांक कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर। और आगे क्या होता है, एन स्क्वायर पुन जेड, ये भी याद होना चाहिए। तो त्रिज्या क्या होती है, आर एन समानुपाती एन स्क्वायर। ठीक है। और इसके लिए हमने फिर किया, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के लिए त्रिज्या कितनी होती है तो प्रथम कक्षा त्रिज्या कितनी होती है, 0.529 एंगस्ट्रम होती है। फिर हमने निकाला इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल। तो उसके लिए भी हमने प्रथम परिकल्पना और द्वितीय परिकल्पना काम में ली। फिर हमने इसको डिवाइड कर दिया 1 से 2 को। तो डिवाइड करने के बाद ये m से m कट जाएगा, और ये v से v कट जाएगा, और ये r से r कट जाएगा। तो ओनली यहाँ v बच जाएगा। तो v इक्वल टू आ जाएगा ये वाला के जेड स्क्वायर जो भी है। फिर हमने यहाँ पर k का मान रखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब k का मान रखेंगे, जो k का मान होता है वो ये चैप्टर फर्स्ट में आता है। तो ये हमने यहाँ पर k का मान रखा, फिर ये 2 से 4 काट दिया। तो काटने के बाद ये वाला आंसर बच गया ई स्क्वायर पॉइंट टू एप्सिलॉन नॉट एच। तो इसमें नियतांक ये वाला आता है। पीछे वाले नियतांक क्या था, आर में। तो आर इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन में पाई एम ई स्क्वायर एन स्क्वायर पुन जेड। जबकि यहाँ पर क्या आता है, ई स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट एच जेड अपॉन एन। तो समानुपाती किसकी हो गया, वी एन समानुपाती जेड अपॉन एन आ गया। तो समानुपाती जेड हो गया और व्युत्क्रमानुपाती एन हो गया। और वही काम यहाँ पर करेंगे हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के लिए। तो जेड इक्वल टू वन रख देंगे, एन इक्वल टू वन रख देंगे। तो जेड इक्वल टू वन और एन इक्वल टू वन रखेंगे तो ये बच जाएगा। यहाँ पर सारे मान पुट करेंगे। ए का मान होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19, और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 10 की पावर माइनस 12। एच का मान होता है प्लांक नियतांक 6.62 10 की पावर माइनस 34। सारे मान रखेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा 2.189 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं करनी है, सीधा आपको मान याद रखना है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के लिए वेग कितना होता है, चाल कितनी होती है। अब देखो, इसी बेसिस पे अपन एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज अपन जो पढ़ेंगे वो है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है वो कितना होता है, कि वी वन इक्वल टू कितना होता है, 2.189 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। अब देखो, इसके बाद जो आता है वो सूक्ष्म संरचना नियतांक आता है। एक छोटा सा टॉपिक है ये, इसके अंदर ही आता है। कोई अच्छा टॉपिक भी नहीं, कोई खास एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछते हैं। तो सूक्ष्म संरचना नियतांक एल्फा इक्वल टू क्या होता है, वी वन अपॉन सी। जहाँ वी वन क्या है, प्रथम कक्षा में वेग, हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, और सी क्या है, प्रकाश की चाल। तो यहाँ पर अपन वी वन का और सी का मान रख देंगे। सी का मान कितना होता है, 3 गुणा 10 की पावर 8, 3 गुणा 10 की पावर 8। और वी वन का मान पीछे अभी आया था, वी वन का मान रख देंगे 2.189 10 की पावर 6। तो ये 10 की पावर 6 10 की पावर 8। तो वी वन का मान रख दिया 10 की पावर 6, और सी का मान रख दिया 10 की पावर 8। घट रहा है कुछ ना कुछ। तो 10 की पावर 6 है, 8 है, तो यहाँ 2 बच जाएगा भाई। 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 100 होता है। फिर बाकी जो बच गया, अगर यदि इसमें गुणा भाग करेंगे, जो भी गुणा भाग करेंगे, तो इसमें आंसर जो आएगा वो 1/137 आएगा। 1/1 137 आएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा का मान ये आ गया
कि V1/c इक्वल टू 1/37। तो V1/c 1/37, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से साफ साफ जाहिर होता है जो प्रकाश का जो चाल होती है वो प्रथम कक्षा की चाल से इतनी गुना अधिक होती है। प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की जो चाल होती है वो प्रथम कक्षा की चाल से ना 137 गुना अधिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये V1 क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल, प्रथम कक्षा में चाल, और C क्या प्रकाश की चाल। तो इसका अनुपात जो होता है वो सूक्ष्म संरचना नियतांक कहलाता है। इसका जो अनुपात होता है वो क्या होता है, सूक्ष्म संरचना नियतांक कहलाता है। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल C के अनुपात को क्या कहते हैं, सूक्ष्म संरचना नियतांक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सूक्ष्म संरचना नियतांक की परिभाषा आपको पूछ सकते हैं, सूक्ष्म संरचना नियतांक क्या है। तो सूक्ष्म संरचना नियतांक क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल तथा प्रकाश की चाल का अनुपात है, सूक्ष्म संरचना नियतांक कहलाता है। और इसका मान कितना होता है, अल्फा बराबर 1/137 होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवर्ती निकालना। कक्षीय आवर्ती देखो एफ का मान, हम कक्षीय त्रिज्या Rn का मान निकाल चुके हैं, कक्षीय चाल Vn का मान निकाल चुके हैं, R का मान याद होना चाहिए, V का मान याद होना चाहिए, तो कक्षीय आवर्ती का मान आराम से निकल सकता है। तो पीछे वाले दोनों मान काम में आएंगे इसमें। तो हम जानते हैं कि रेखीय वेग V, कोणीय वेग ओमेगा और त्रिज्या R में निम्न संबंध होता है भाई, V इक्वल टू ओमेगा R। ये जो टॉपिक है वो 11th में आता है कि तीनों में रेखीय संबंध होता है, V इक्वल टू ओमेगा R होता है, याद होना चाहिए भाई, V इक्वल टू ओमेगा R। तो यहाँ से मेरे को ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2πf होता है। क्या होता है देखो, एनवीं कक्षा के लिए चाहिए तो एनवीं कक्षा के लिए यहाँ पर एन लगा देंगे, एन एन एन, तो तीनों मैंने यहाँ लगा दिया, Vn ओमेगा एन Rn। और ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है, क्या होता है 2πf, तो 2πf लिख देंगे यहाँ पर। तो ओमेगा इक्वल टू 2πf लिख दिया, मेरे को f चाहिए, तो 1 व 2 से मैंने ये 2πf लिख दिया भाई यहाँ पर। तो f चाहिए तो क्या करेंगे, ये भाग में जाएगा, 2π इसके भाग में जाएगा, r इसके भाग में जाएगा, तो Vn/में 2πRn, Vn/में 2πRn। तो सीधी सी बात है, बस मान पुट कर दो आप। Vn का मान पीछे निकाल चुके हैं, Rn का मान पीछे निकाल चुके हैं, सिर्फ मान पुट करना है। तो Vn का मान अभी भी निकाल के आए हैं, कक्षीय चाल का मान E² 2ε0h। तो कक्षीय आवर्ती जब निकालने आ जाए ना तो आपको V और R के मान याद करने पड़ेंगे भाई। तो आपको डायरेक्ट इसके मान याद होने चाहिए भी, निकालना आना भी चाहिए। और यदि आपको डायरेक्ट मान याद नहीं है तो आप निकाल के भी कर सकते हो, रफ कॉपी में जल्दी फास्ट कर सकते हो, एक तरफ करके आप सीधे इसके मान निकाल सकते हो, इजी भी है। तो लेकिन याद करना बेहतर है, इसको आप याद कर सकते हो, E² 2ε0h Z/n। और R कितना होता है, ε0h² πm E², ε0h² πm E² और n² Z। तो एकदम करेक्टली आपको याद होना चाहिए। तो दोनों मान यहाँ पुट करेंगे V और R के, तो देखो क्या बन जाएगा, 4 व 5 से देखो समीकरण 3 में 4 व 5 से मान रखेंगे ना, तो 4 व 5 से मान रखेंगे, तो मान रख दो आप, V का मान रख दिया, R का मान रख दिया, तो E² 2πε0h Z/n, ε0h² πm E² n² Z। तो V और R के मान रख दिए भाई। तो कुछ नहीं करना आपको, पाई से पाई काटना बस, बाकी तो सेम टू सेम आए, कुछ नहीं कटेगा यहाँ पर। तो ये चौथा जो है ना, चौथा जो पद है, चौथा बट्टा ये ऊपर जाएगा, क्योंकि पहला बट्टा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो 1 2 3 4, चौथा ये बचा ना, तो चौथा ऊपर जाता है हमेशा, तो ऊपर जाएगा। तो E² ऊपर जाए क्या बन जाएगा, E⁴ बन जाएगा, क्योंकि E² ये भी है, E² ये भी है, तो E⁴ बन जाएगा। और ये m का m ऊपर जाएगा m, और ये z इंटू जेड क्या बन जाएगा, Z² बन जाएगा। और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों दूसरा और तीसरा पद आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ε0 इंटू ε0 क्या हो जाएगा, ε0², और 2 इंटू 2 4, और h इंटू h² h³ और n इंटू n² n³। तो सब बाकी आ गए, Z² n³ बाकी सब नियतांक है, m e ε0 h सब नियतांक है, तो Z² n³ आ गया। तो ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि जो आवर्ती होती है वो समानुपाती 1/n³ होती है। सिद्ध कीजिए जो कि तृतीय घात है, n की तृतीय घात क्या होती है कि जो कक्षीय संख्या है, कक्ष संख्या की तृतीय घात की व्युत्क्रमानुपाती होती है। सिद्ध कीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन की जो कक्षीय जो आवृत्ति है वो कक्ष संख्या की तृतीय घात की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो है आवर्ती, अगर आवर्ती आ गया तो आवर्तकाल आराम से आ सकता है, क्योंकि आवर्तकाल क्या होता है, 1/आवर्ती होती है भाई।
आवर्तकाल आवर्ती का व्युत्क्रम होता है, तो टी एन और एफ एन, तो टी एन इक्वल टू 1/Fn। तो यहाँ पर कुछ नहीं किया, एफ एन का मान रखा है सिर्फ, ये एफ एन का पीछे वाला मान रखा है। तो यहाँ पर यदि इसका उल्टा कर देंगे ना, एन के ऊपर चला जाएगा, जेड स्क्वायर नीचे रह जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे रह जाएगा। तो सिर्फ टी एन क्या हो गया, समानुपाती एन के ऊपर जेड स्क्वायर। तो अगर आवर्ती आ गया तो आवर्तकाल आराम से